अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.7 और 7.8 करेंगे। और चूँकि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि प्रोबेबिलिटी का जो इंट्रोडक्शन है वो एक दफ़ा रिवाइज करवा दें, इसलिए हमारी जो डिस्कशन है वो प्रोबेबिलिटी के बिगिनिंग से जो उसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन लास्ट लेक्चर में भी आपने देखा है, उसको हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है वो न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन ऑफ ए चांस दैट ए पर्टिकुलर इवेंट अकर, यानी किसी इवेंट, किसी वाक़े के होने के जो चांसेस हैं उनकी न्यूमेरिकल इवैल्यूएशन है। आप किसी चीज़ के कितने चांसेस हैं, किसी चीज़ के होने के या ना होने के कितने चांसेस हैं, इनको जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करते हो या मैथमेटिकली सॉल्व करते हो तो उसका नाम प्रोबेबिलिटी होता है। एग्ज़ाम्पल इसकी यहाँ पे मैंने दी है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो कॉइन के अंदर दो उसके साइड्स होती हैं, एक हेड और एक टेल। तो हेड आने के भी चांसेस उतने ही होते हैं जितने टेल आने के होते हैं, यानी 50% चांसेस हैं कि हेड आए, 50% चांसेस हैं कि टेल आए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हेड आने के जो चांसेस हैं वो 50% है। 50% को आप इस तरह लिख सकते हो 50%, और अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, ये तो परसेंटेज की फॉर्म में है, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करके 0.05 लिख सकते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आप लोगों ने करना ये होता है कि बताना होता है कि किसी चीज़ के हैपन होने के या अक्कर होने के चांसेस कितने हैं। तो प्रोबेबिलिटीज़ को आमतौर पे परसेंटेजेस की बजाय फ्रैक्शंस की फॉर्म में हम लिखते हैं। तो ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे याद रखें। दूसरी एग्जांपल ये है कि जो लूडो का दाना होता है, जिसे हम डाई कहते हैं, उसके 6 फेसेस होते हैं, हर फेस पे डॉट्स लगे होते हैं। एक फेस पे एक डॉट होता है, दूसरे पे 2 3 4, इस तरह 6 फेसेस पे ये डॉट्स मार्क्ड होते हैं। तो अगर आप उसको रोल करते हैं, इस चीज़ के चांसेस अगर आप देखना चाहते हैं कि 6 आएगा, वो कितने होंगे, तो उसके चांसेस 1/6 होंगे, क्योंकि 6 फेसेस हैं, किसी भी एक फेस के अपीयर होने के चांसेस 1/6 होंगे। इसलिए हम कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी के 6 आएगा वो 1/6 है। एक तीसरी एग्जांपल है कि द चांस दैट योर फ्रेंड हैज़ his or her birthday in June। इस बात के चांसेस कितने हैं कि आपके किसी दोस्त की बर्थडे जो है वो जून में आएगी। क्योंकि टोटल मंथ्स जो है इन ईयर वो 12 होते हैं और जून उनमें से एक महीना है, इसलिए जून में उसकी बर्थडे होने के चांसेस जो हैं वो 1/12 होंगे। तो ये बेसिकली थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो एक दफ़ा फिर मैं ये बता देता हूँ कि प्रोबेबिलिटी सिंपल ये है कि किसी चीज़ के होने के चांसेस कितने हैं उसको आप मेजर करते हो न्यूमेरिकली, और उस मेजरमेंट का नाम प्रोबेबिलिटी है। कुछ टॉपिक्स हैं रिलेटेड विद प्रोबेबिलिटी, जैसे सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस क्या होती है? किसी एक्सपेरिमेंट के तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो हैं। एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि आप कोई फिनोमेना है जिसको डिस्कस कर रहे हैं, उस फिनोमेना के तमाम पॉसिबल आउटकम्स जो जो चीज़ें उसमें आ सकती हैं, अकर कर सकती हैं, उनका अगर आप एक सेट बनाते हो उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक कॉइन टॉस किया, तो कॉइन जब टॉस करते हैं तो दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो ये जो सेट होगा जिसमें तमाम पॉसिबल आउटकम्स यानी हेड और टेल होंगे, उसको हम सैंपल स्पेस कहेंगे।
आप ज़्यादातर इसको एच और टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सैंपल स्पेस हो जाएगी। इसी तरह अगर आप डाइस रोल कर रहे हैं तो डाइस के केस में 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, या काना आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो इसलिए जो सैंपल स्पेस होगी उसमें ये 6 एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह जैसे जो ऊपर प्रॉब्लम थी बर्थडे या बर्थडे किस मंथ में आ रही है, इस प्रॉब्लम में जो सैंपल स्पेस होगी उसमें 12 एलिमेंट्स होंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 8 6 अगस्त, तुम्हें क्या सितंबर, करना टाइम अक्टूबर का? और दिसंबर। हाँ, तो ये 12 आठ आउटकम्स बज के आएंगे। छह मिनट हो गए, 7:30 क्या तब दे रात के? ये माइक बंद कर ले अपना, ये रिकॉर्डिंग क्यों? हो रही है बेटा। यादगार है अपना। हेलो। तो बस इवेंट्स देख रहा क्या फिर तेरे होते साथ हैं? होता क्या। इवेंट्स इवेंट्स जो हैं, अच्छा अच्छा। किस ये जो सैंपल स्पेस है इसका कोई भी सबसेट जो है वो इवेंट कहलाता है। आप सैंपल स्पेस लेते हैं, उस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट लेते हैं, उस सबसेट को हम इवेंट कहते हैं। जैसे अगर हेड और टेल वाली सैंपल स्पेस हो तो इसमें जो हेड है ये भी एक इवेंट कहलाएगा, यानी एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ हेड है, या ऐसा सेट जिसमें सिर्फ टेल है, या ऐसा सेट जिसमें हेड और टेल दोनों हैं। ये सैंपल स्पेसेस हैं। ए भी सैंपल स्पेस है, बी भी और सी भी। इसी तरह अगर एम्प्टी सेट को हम, चूंकि एम्प्टी सेट भी हर सेट का सबसेट होता है, इसलिए एम्प्टी सेट भी एक सैंपल स्पेस कहलाएगी। और उसकी एक्सप्लेनेशन उसकी ये होगी एम्प्टी सेट की, कि फॉर एग्जांपल अगर एक कॉइन टॉस किया गया है और हम ये कहते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि ना तो हेड आए और ना ही टेल आए, तो वो एम्प्टी सेट बनेगा, क्योंकि हेड या टेल में से कोई एक चीज़ तो आनी ही आनी है। ये नहीं हो सकता कि ना हेड आए और ना टेल आए। फेवरेबल इवेंट क्या होता है? जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे होते हैं, या जिसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, उसको हम फेवरेबल इवेंट कहते हैं। इसके बाद ये टॉपिक है, ये डेफिनेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट्स जो हैं उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे अगर वो दोनों इवेंट एट ए टाइम अकर ना हो सकते हों। यानी अगर इवेंट ए अकर हो तो इवेंट बी अकर ना हो सकता हो, या इवेंट बी अगर अकर करे तो इवेंट ए अकर ना कर सकता हो, तो ऐसे इवेंट्स को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। या इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे इवेंट्स जो डिसजॉइंट हों, यानी जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ऐसे इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहेंगे। और ये उसकी एग्जांपल हो सकती है कि अगर सैंपल स्पेस हो हेड और टेल, इवेंट ए में सिर्फ हेड हो, इवेंट बी में सिर्फ टेल हो, तो ये दोनों इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे। और आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर हेड आता है कॉइन पे तो उसी टाइम पे टेल नहीं हो सकती, यानी एक टाइम पे एक ही चीज़ होगी, या हेड होगा या टेल होगा, इसलिए ये इवेंट्स जो हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। इसी तरह अगर आप डाइस रोल करते हैं और ये कहते हैं, डाई रोल करते हैं और ये कहते हैं कि इवन नंबर आए, तो इवन नंबर हमारे पास 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है डाई के केस में, क्योंकि उसमें 6 तक ही ऑप्शंस होती हैं। तो इवेंट एज होगा 2 4 6 होगा। इवेंट बी ऑड नंबर्स का जो सेट है, अगर वो इवेंट बी हम कंसीडर करें तो उसमें 1 3 5 आएगा। और ये दोनों भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, क्योंकि ये दोनों डिसजॉइंट है, इनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है। आप ये भी कह सकते हैं कि जब आप डाई रोल करते हैं तो जो आउटकम होती है, या तो वो कोई इवन नंबर होगी या फिर वो कोई ऑड नंबर होगी। ये नहीं हो सकता कि कोई ऐसा आउटकम आ जाए डाई रोल करने पे जिसे आप कहें कि इवन नंबर भी है और ये ऑड नंबर भी, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये दोनों इवेंट्स भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं? म्यूचुअली इंक्लूसिव वही होंगे जो एक्सक्लूसिव नहीं होंगे, यानी जिनमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। ऐसे इवेंट्स जिनमें कुछ ना कुछ कॉमन है, जो दोनों डिसजॉइंट नहीं है, वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होंगे। तो इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप डाई की बात करते हैं
और एक इवेंट हम ले लेते हैं इवन नंबर्स का, तो उसमें 2, 4 और 6 आ जाएंगे। और अगर दूसरा इवेंट हम ले लेते हैं डॉट्स ग्रेटर देन 3, तो उसमें 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। अब जो इवेंट ए और बी है, ये दोनों जो हैं इनमें 4 भी कॉमन आ रहा है, दोनों में 6 भी आ रहा है कॉमन। तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है, यानी एक्सक्लूसिव नहीं है, इसलिए हम इनको इंक्लूसिव इवेंट्स बोलेंगे। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स ये होते हैं कि जिनके अकरेंस की जो चांसेस हैं वो इक्वल हों, यानी जितने चांस ए के अक्कर होने के हों उतने ही बी के अक्कर होने के हों, तो हम कहेंगे कि ये म्यूचुअली लाइकली इवेंट्स हैं। जैसे जितने चांसेस इस बात के हैं कि जब कॉइन टॉस किया गया तो हेड आए, उतने ही चांसेस टेल के भी आने के हैं। इसलिए हेड और टेल जो हैं, ये दोनों इवेंट्स, यानी इवेंट ए विच कंसिस्ट ऑफ हेड और इवेंट बी विच कंसिस्ट ऑफ टेल, दोनों इक्वली लाइकली होंगे, यानी दोनों के अक्कर होने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं। इसी तरह अगर डाई की बात करें तो 1 आने के जितने चांसेस हैं उतने ही 6 आने के चांसेस हैं। दोनों की जो प्रोबेबिलिटी 1 आउट ऑफ 6 है, 1 आउट ऑफ 6 है दोनों की, इसलिए दोनों इवेंट्स इक्वली लाइकली होंगे। लेकिन अगर इवेंट ए हम ले रहे हैं अकरेंस ऑफ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड, और इवेंट बी ले रहे हैं अकरेंस ऑफ 6 डॉट्स व्हेन डाई इज रोल्ड, तो ये दोनों इक्वली लाइकली नहीं होंगे। सिंपल रीजन ये है कि जब आप टॉस करते हैं तो हेड आने के चांसेस 1/2 होते हैं, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है या 0.5 होती है। जबकि जब आप डाई रोल करते हैं तो छक्के के आने के, 6 के आने के जो चांसेस हैं वो 1/6 होते हैं। अब 1/2 और 1/6 इक्वल नहीं है। ये जो इवेंट ए होगा उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके जो चांसेस हैं अक्कर होने के वो ज़्यादा हैं, बी के कम हैं, इसलिए इवेंट ए और बी जो होंगे वो इक्वली लाइकली नहीं होंगे। इसके बाद है कि प्रोबेबिलिटीज़ को हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटीज़ को कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत आसान है। जो आप लोगों ने आपके कोर्स में जहाँ तक हमने जाना है उसमें बहुत आसान है, और उसका तरीका ये होता है कि जो जिस इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, फॉर एग्जांपल इवेंट ई कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहते हैं, उसको पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा कि एन ऑफ ई, एन ऑफ ई का मतलब है कि इवेंट ई में कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद। एन ऑफ ई का मतलब है इवेंट ई में कितने एलिमेंट्स हैं, उनकी तादाद, डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, यानी जो सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट है उसके एलिमेंट्स की तादाद, वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करने जा रहे होते हैं उसके एलिमेंट्स की तादाद न्यूमरेटर में लिखते हैं। और इस तरह जो फ्रैक्शन बनेगी उसको हम लोग कहेंगे कि ये इवेंट ई के अक्कर होने की प्रोबेबिलिटी है, यानी एन ऑफ ई नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इवेंट ई है और एन ऑफ एस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस एस है। अब चूंकि ई जो होता है वो एस का सबसेट होता है, इवेंट सैंपल स्पेस का सबसेट होता है, ऊपर हमने इवेंट की डेफिनेशन में ये चीज़ देखी। तो किसी भी सेट के सबसेट्स के एलिमेंट्स की जो तादाद होती है वो सेट के एलिमेंट से की तादाद से ज़्यादा नहीं हो सकती, या उसके इक्वल होगी। अगर हम सैंपल स्पेस के इक्वली ले लेते हैं इवेंट को तो फिर तो एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। अदरवाइज चूंकि ई जो है वो सबसेट होता है एस का, इसलिए ई के एलिमेंट्स की तादाद एस से कम होगी। तो ई के एलिमेंट की तादाद या तो एस के एलिमेंट से कम होगी या फिर इक्वल हो सकती है। इसलिए जो नंबर न्यूमरेटर में होगा या तो वो डिनोमिनेटर के इक्वल होगा या फिर उससे कम होंगे उनके एलिमेंट्स की तादाद। इस वजह से ये जो फ्रैक्शन बनेगी, इस फ्रैक्शन का आंसर
0 और 1 के दरमियान आएगा। 0 कब आ सकता है? जब इवेंट ई जो है वो एम्प्टी सेट हो, तो फिर एन ऑफ ई 0 हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 हो जाएगी। और 1 कब होगी? जब ई एस के ही इक्वल ले लेंगे, तो फिर ई के एलिमेंट्स की तादाद और एस के एलिमेंट्स की तादाद सेम हो जाएगी, और इस सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। और अदरवाइज प्रोबेबिलिटी जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 रहेगी। इसलिए किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। हमेशा 0 और 1 या उनके दरमियान रहेगी। नेक्स्ट ये है कि अगर ई की प्रोबेबिलिटी को हम पी ऑफ ई से रिप्रेजेंट करें, तो ई के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम पी ऑफ ई बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी इवेंट ई, और ये जो ई बार है इसका मतलब है नॉट ई, यानी इवेंट ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी ऑफ ई बार से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका ये है कि आप 1 में से ई की, यानी ई के होने की प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दें। यानी अगर मैं ये कहूँ कि किसी पर्टिकुलर डे में बारिश आने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो बारिश ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 में से 0.6 माइनस कर देंगे। तो बारिश आने की अगर प्रोबेबिलिटी 0.6 है, तो बारिश ना आने की प्रोबेबिलिटी 0.4 हो जाएगी। तो ये चीज़ लास्ट में भी हम, हाँ जी जी बेटा। सर एन ई और एन एस का दोबारा बता दें। एन ई जो है ये आगे एग्जांपल आएगी, उसके बाद अगर आपको समझ ना आए तो मेरे से पूछ लीजिएगा। यहाँ हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया प्ले ए क्रिकेट मैच। ये एक एक्सरसाइज में से लिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल विन, और दूसरा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पाकिस्तान विल नॉट विन। अब ये जो एक्सपेरिमेंट होगा, इसमें जो सैंपल स्पेस बनेगी उसमें 3 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, यानी पाकिस्तान विन्स, पाकिस्तान लूजेस, और मैच टाइज। ये 3 पॉसिबल चीज़ें हैं, और कोई चौथी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। या पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा या मैच टाई हो जाएगा। अब इसमें जो फेवरेबल इवेंट्स हैं वो 2 हैं जिनकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक ये कि पाकिस्तान विन करेगा, तो इवेंट ई हम ले लेते हैं, पाकिस्तान विन्स। तो अब इवेंट ई में एलिमेंट्स कितने हैं? एक एलिमेंट है, यानी विन्स। और एस के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो एन ऑफ ई का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, और एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एस। तो अब यहाँ पे जो सेट ई है, यानी पाकिस्तान विन्स, इसमें एक ही आउटकम है, यानी विन। और जो एन एस है उसमें 3 है, विन, लूज और टाई। इसलिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगी वो 1/3 हो जाएगी, क्योंकि ई के एलिमेंट्स की तादाद 1 है और एस के एलिमेंट की तादाद 3 है। इसी तरह अगर हम इवेंट सेकंड जो था कि पाकिस्तान विल नॉट विन, उसकी बात करें, तो पाकिस्तान विल नॉट विन का मतलब 2 चीज़ें होंगी। या तो फिर पाकिस्तान हार जाएगा या मैच टाई हो जाएगा। दोनों केसेस में हम कहेंगे कि पाकिस्तान विल नॉट विन। इसलिए जो सेकंड इवेंट है वो हम बनाते हैं कि पाकिस्तान विल नॉट विन। उसमें 2 आउटकम्स आ जाएंगी, यानी पाकिस्तान लूजेस और मैच टाइज। तो अब यहाँ पे जो इवेंट एफ हमने लिया है उसमें 2 एलिमेंट हैं, इसलिए एन ऑफ एफ का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एफ, वो 2 हो जाएगा। इसी तरह जो सैंपल स्पेस है उसमें एलिमेंट्स की तादाद 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इस तरह जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, यानी पाकिस्तान विल नॉट विन, वो 2/3 हो जाएगी। इसको हम उस जो ऊपर रूल हमने देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो होती है
उसको जब 1 में से माइनस कर देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आती है। उस तरीके से अगर हम सॉल्व करें तो जो इवेंट एफ था यानी पाकिस्तान विल नॉट विन, उसकी प्रोबेबिलिटी आप इस तरह निकाल सकते हो कि जो विन की प्रोबेबिलिटी है उसको 1 में से माइनस कर दें। तो अब विन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो हमने देखा कि वो 1/3 है, तो नॉट विन की क्या हो जाएगी 1 माइनस 1/3, जिसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 आ जाएगा, जो कि कंसिस्टेंट है विद दिस रिजल्ट। यानी अगर मैं ये ना भी बनाता तो एक दूसरा तरीका मेरे पास ये था कि नॉट विन की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए मैं सिंपल विन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करता और फिर उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देता। ठीक है, तो एन ऑफ ई और एन ऑफ एस का पता चल गया आपको? जी सर। ठीक है। हाँ जी, यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं आप। ओके, इसके बाद चूंकि हम लोग कुछ प्रोबेबिलिटीज की एक्सरसाइजेस कर चुके हैं तो मैं अब 7.7 पे चला जाऊंगा, जिसमें हम सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे हैं। यानी कब हम दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज का सम लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखें कि अगर दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, यानी उसका मतलब ये हो गया एक्सक्लूसिव का कि अगर एक इवेंट हैपन होता है तो दूसरा नहीं हो सकता, ऐसे दो अगर इवेंट्स हों, या अगर सेट्स की फॉर्म में बात करें तो एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होंगे कि जो डिसजॉइंट हैं, जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर दो इवेंट्स इस तरह के हैं, एक इवेंट ई ले लेते हैं, एक इवेंट को एफ का नाम दे देते हैं, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि इवेंट ई हैपन होगा या इवेंट एफ हैपन होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी के इवेंट ई अक्कर करेगा और इवेंट एफ अक्कर करेगा, वो उन दोनों की जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज हैं उनके सम के इक्वल आएगा। यानी ई या एफ के हैपन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होगी। और ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे जब ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। इस बात को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा आगे एग्जाम्पल में। अगर आप इस एग्जाम्पल के बाद भी क्लियर ना हो तो फिर आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ हम एक एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, यानी एक फिनोमेना ले रहे हैं, और वो फिनोमेना ये है कि एक बैग है जिसमें 3 रेड कलर की बॉल्स हैं, 4 वाइट कलर की बॉल्स हैं और 5 ब्लू कलर्स की बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स हो जाएंगी 3 + 4 7 + 5 12। अब हम एक बॉल सिलेक्ट करते हैं विदाउट सीइंग, बगैर देखे हम एक बॉल उठाते हैं और हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि उस बॉल के रेड या वाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो जो रैंडमली विदाउट सीइंग बॉल सेलेक्ट की गई है वो रेड होगी या वाइट होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, ये दो इवेंट्स हैं, यानी वो बॉल रेड होगी या वो बॉल वाइट होगी, ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। एक्सक्लूसिव किस तरह हो गए? देखें, जब आप कोई बॉल उठाएंगे तो अगर वो रेड कलर की है तो वो वाइट कलर की नहीं है, अगर वो वाइट कलर की है तो वो रेड कलर की नहीं है। तो इस सेंस में ये जो इवेंट्स होंगे, यानी बॉल का रेड होना या बॉल का वाइट होना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएंगे। इसलिए अगर मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूँ कि द सिलेक्टेड बॉल इज ईदर रेड और वाइट,
तो मैं इन दोनों के जो अलग अलग प्रोबेबिलिटीज़ हैं, यानी रेड बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी और वाइट बॉल के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, उन दोनों को प्लस कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो अगर हम इसको सैम्पल स्पेस की शक्ल में लिखना चाहें तो सैम्पल स्पेस में 12 एलिमेंट्स ये होंगे। रेड रेड रेड, 3 रेड बॉल्स हैं। वाइट 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 वाइट, 4 वाइट बॉल्स हैं। और ब्लू 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 और ब्लू, 5 ब्लू बॉल्स हैं। एक इवेंट लेते हैं रेड बॉल्स वाला, कि बॉल जो सिलेक्ट हुई है वो रेड है। तो चूंकि 3 रेड बॉल्स हैं, इसलिए रेड बॉल वाला इवेंट होगा रेड रेड रेड। वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी, सॉरी, वाइट बॉल्स का जो इवेंट बनेगा वो बनेगा वाइट 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 वाइट। 4 वाइट बॉल्स हैं, इस वजह से 4 दफा आपने वाइट लिख दिया। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी के जो रैंडमली सिलेक्टेड बॉल है, जिसको बगैर देखे आपने उठा लिया है, वो रेड होगी, वो बनेगी 3/12। क्यों बनेगी 3/12? क्योंकि 3 रेड बॉल्स हैं, यानी एन ऑफ आर जो है वो 3 है। ओवर में एन ऑफ एस लिखना है, एस में 12 एलिमेंट्स हैं, इसलिए एन ऑफ एस 12 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं कि कुल 12 बॉल्स हैं, 12 बॉल्स हैं और 3 उसमें से रेड है। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी के जो सिलेक्टेड बॉल है वो रेड होगी, वो 3/12 हो जाएगी। जिसको सिंप्लीफाई करके 3 पे मैंने इन दोनों को कैंसिल किया है, 1/4 आ जाएगा। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो रैंडमली सिलेक्टेड बॉल है वो वाइट होगी, वो क्या होगी? वाइट बॉल्स वाला जो इवेंट है उसके एलिमेंट्स की तादाद 4 है और सैम्पल स्पेस के एलिमेंट्स की तादाद 12 है, इसलिए 4/12, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी, पहले तो हमने ये देखा ना कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है और वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, अलग अलग। लेकिन अब अगर हम ये कहते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो जो सिलेक्टेड बॉल है वो या रेड हो या वाइट हो, वो क्या होगी? उसके लिए हम लोग उन दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज थी अलग अलग, उनको ऐड कर देंगे। ऐड तब करते हैं प्रोबेबिलिटीज को जब वो एक्सक्लूसिव होते हैं, और एक्सक्लूसिव हैं ये इवेंट, उसकी मैं पहले एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ कि अगर कोई सिलेक्टेड बॉल रेड होगी तो वाइट नहीं होगी, अगर वाइट होगी तो रेड नहीं होगी, इसलिए ये एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। आप इन दोनों को ऐड करेंगे और अगर आप सेट्स की फॉर्म में देखें तो ये जो इवेंट आर है और जो इवेंट डब्ल्यू है, उनमें कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इसलिए डिसजॉइंट सेट्स हैं, इसलिए भी आप इनको एक्सक्लूसिव कहेंगे। तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करेंगे, इनका मैंने एलसीएम लिया, 12 आ गया। 3 1 से, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 + 4 7, 7/12। इस बात की प्रोबेबिलिटी तो जो सिलेक्टेड बॉल है वो रेड होगी या वाइट होगी, वो 7/12 है। इस चीज़ को यूं भी फाइंड कर सकते थे, अगर मेरे से ये कहा जाए कि इस बात की प्रोबेबिलिटी के वो जो सिलेक्टेड बॉल है वो रेड या वाइट नहीं होगी, वो मैं यूं भी निकाल सकता हूँ कि अगर कोई बॉल रेड है या वाइट है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो ब्लू नहीं है। तो मैं ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालूं और फिर 1 में से उसको माइनस कर दूं, ये भी एक तरीका हो सकता था। अब मेरे पास जो ब्लू बॉल्स हैं वो हैं, ब्लू बॉल्स की तादाद है, हाँ जी, ब्लू बॉल्स की तादाद है 5। तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू निकालता हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बन जाएगी 5/12। अब प्रोबेबिलिटी के बॉल जो है वो रेड या वाइट होगी, वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू। तो मैं इसको यूं भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि 1 में से जो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी है उसको माइनस कर दूं। तो जब मैं 1 में से 5/12 माइनस करूंगा तो आंसर 7/12 आ जाएगा, जो इसमें हमारा रिजल्ट भी यही आया।
तो यूं भी प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली जा सकती थी। फिर नेक्स्ट जो एक और तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं कि जो बॉल है वो रेड है या वाइट है, वो ये हो सकती है कि रेड और वाइट दोनों को मिला के एक इवेंट बना लें। अगर हम एक इवेंट बना लेते हैं जिसमें रेड या वाइट हो, तो उस इवेंट में एलिमेंट्स की तादाद जो होगी वो 7 हो जाएगी। यानी ऐसा इवेंट जिसमें रेड या वाइट कलर की बॉल्स हों, वो इवेंट उसके 7 एलिमेंट हो जाएंगे, रेड रेड रेड, वाइट 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 वाइट। तो अब प्रोबेबिलिटी के बॉल उस इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी 7/12 हो जाएगी। तो इस तरह से भी प्रोबेबिलिटी इसकी निकाली जा सकती है। तो ये 3 डिफरेंट तरीकों से इसी एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग ये एक बुक की भी एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 7.7 का। इसमें वो ये कह रहा है कि एक एक बैग है जिसमें नंबर्स, कुछ पर्चियां बनी हुई हैं, चिट्स हैं जिनमें नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 से लेके 9 तक। और ये जब क्लास ओवर होगी तो फिर दोबारा रीजॉइन कर लीजिएगा आप। तो एक पर्ची जो है उसमें से आपने सेलेक्ट करनी है, रैंडमली उठानी है। तो एक इवेंट ये है कि ये नंबर्स हों, सिलेक्टेड में 2 आ रहा हो या 4 6 और 8, और एक इवेंट है 1 3 और 5 वाला। इस बात की प्रोबेबिलिटी के ए यूनियन बी, यानी सेट ए या सेट बी में से कोई एलिमेंट आए। यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखें कि ओ आर जो और होता है उसको हम यूनियन की शक्ल में भी लिखते हैं। ए यूनियन बी भी लिख सकते हैं, ए और बी भी लिख सकते हैं। तो अब ये देखें कि ये जो दोनों इवेंट्स हैं ये डिसजॉइंट हैं। जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं इसमें नहीं आ रहे, जो इसमें आ रहे हैं वो इसमें नहीं आ रहे। तो इसलिए इन पे जो फॉर्मूला लगेगा वो ये लगेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और बी या ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटीज हैं उनको ऐड करना होगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी इवेंट ए की? इसमें 4 आउटकम्स हैं जबकि सैंपल स्पेस में 9 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी 4/9, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनेगी 3/9। इसमें 3 एलिमेंट हैं बी में, 1 2 3, और चूंकि ये दोनों एक्सक्लूसिव हैं इसलिए सिंपल आपको इनको ऐड ही करना है। इस तरह इनको ऐड करके 7/9 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन 1 का ये सोल्यूशन आपके सामने आ गया। When events are mutually inclusive। अब ये जो ऊपर केस डिस्कस किया है वो तब था कि ए यूनियन बी में ए और बी एक्सक्लूसिव अगर हों। अगर इनक्लूसिव हो यानी एक्सक्लूसिव ना हो, उनमें कोई चीज़ कॉमन भी हो, फिर क्या करेंगे? तो फिर ये करेंगे कि जितने एलिमेंट कॉमन हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे दोनों के सामने से। बड़ा आसान सा है ये भी, कि ऐसी सिचुएशन में जब ए और बी में कुछ कॉमन आ रहा है यानी वो एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी क्या होगी कि ए की प्रोबेबिलिटी प्लस बी की प्रोबेबिलिटी, और उसमें से इस सम में से माइनस कर देंगे उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी। तो ये इंक्लूसिव के केस में फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल इसकी देखते हैं कि ये भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.7 का। क्वेश्चन 3 है कि a natural number is chosen out of first 50 natural numbers। एक नंबर आप सिलेक्ट करते हो पहले 50 नेचुरल नंबर्स में से। What is the probability that the chosen number is a multiple of 3 or 5? 3 और 5 का, और का मतलब इंग्लिश वाला और है ओ आर, के जो सिलेक्टेड नंबर है वो 3 के टेबल में आता हो या वो 5 के टेबल में आता हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सैंपल स्पेस लिखेंगे सबसे पहले,
सैंपल स्पेस में 1 से लेके 50 तक सारे नंबर्स आ जाएंगे, यानी सैंपल स्पेस के नंबर्स की तादाद हो जाएगी n ऑफ s हो जाएगी 50। इवेंट ए क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, 3 के टेबल में आने वाले नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, 3 1 टाइम 3, 3 2 टाइम 6, 3 3 टाइम 9, इस तरह चलते चलते 3 12 टाइम 48, नहीं 16, 16 3 होता है 48, जी 15, सर। हाँ जी, तो ये बनेंगे 16 एलिमेंट्स। ठीक है, इसी तरह बी इवेंट ले लेते हैं, मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 होंगे 5 10 15 अप टू 50, ये 10 हो जाएंगे। अब कुछ एलिमेंट, कुछ मल्टीपल ऐसे भी हैं 3 के जो 5 के टेबल में भी आते हैं, या 5 के कुछ मल्टीपल ऐसे भी हैं जो 3 के टेबल में भी आते हैं। तो इस वजह से ये जो दो इवेंट्स हैं ये एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी ये डिसजॉइंट नहीं है, इनमें कुछ कॉमन भी आ रहा है। तो वो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनके सेट को आप ए इंटरसेक्शन बी से रिप्रेजेंट करोगे, उसमें एलिमेंट आ जाएंगे 15 30 45। ये कॉमन है, ये एलिमेंट 3 के भी मल्टीपल्स हैं, ये 5 के भी मल्टीपल्स हैं। और क्या बनेगा क्वेश्चन, ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये कब ऐड होता है, ये वाला एलिमेंट, ये एक्सप्रेशन कब ऐड होती है, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते, म्यूचुअली इंक्लूसिव होते हैं। जब उनमें कोई चीज कॉमन होती है तब इंटरसेक्शन वाला पार्ट उसमें ऐड करते हैं, क्योंकि अगर एक्सक्लूसिव होंगे तो फिर इंटरसेक्शन तो एम्प्टी आ जाएगी ना, तो ये जीरो होगा, फिर इसकी प्रोबेबिलिटी, एम्प्टी सेट की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है, इसलिए उस सूरत में इसको लिखने की जरूरत नहीं रहती। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ओवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो अब ए के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 16 है, मैंने यहाँ गलती से 12 लिख दिया है, इसको करेक्ट कर लें, यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, ये 16 होगा। तो अब ए की, इस बात की प्रोबेबिलिटी के जो चोजन नंबर है वो 3 का मल्टीपल हो, वो 16 ओवर 50 हो जाएगी। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि वो 5 का मल्टीपल हो, वो 10 ओवर 50 हो जाएगी। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं तो ये तो 50 से, ये जो आएगा हमारे पास आंसर, इसमें वो नंबर 2 दफा आ जाएंगे जो दोनों के मल्टीपल हैं। तो उनको एक दफा रखने के लिए जो ये है ये माइनस कर देंगे, जो ऊपर फॉर्मूले में भी हमने देखा है। इंटरसेक्शन में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी 3 ओवर 50। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 और 10 26, 26 में से 3 माइनस करेंगे तो 23 ओवर 50 आ जाएगा। जो यहाँ गलत लिखा है इसकी करेक्शन कर लें, अगर आप नोट्स वगैरह लिख रहे हैं, 23 ओवर 50, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि जो चोजन नंबर है वो 3 का मल्टीपल होगा या वो 5 का मल्टीपल होगा। ठीक है जी, तो ये अब आप लोगों ने देख लिया, अभी शायद क्लास 1 आध मिनट में हो जाएगी, फिर आपने रीजॉइन